Hi everyone, how are you? Hope you are doing good. So, we are meeting after a 1 week's gap, okay? And I very well know कि जब भी ऐसा पढ़ाई में गैप पड़ जाता है तो हम सब भूल जाते हैं. सो लेट अस रिकैपिचुलेट फर्स्ट कि हम कौन सा टॉपिक लास्ट लेक्चर में देख चुके थे. वी हैड सीन कॉस्ट, चैप्टर का नाम तो याद है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, जिसमें हमने ये देखा था कि कॉस्ट और रेवेन्यू कंसेप्ट्स के इंपॉर्टेंस क्या है ना. एंड देन वी हैड आल्सो सीन कि व्हाट आर द वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, है ना. वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट हमारी रोम रोम में बसे हुए हैं. सो आर ओ एम, आर फॉर रियल कॉस्ट, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एम फॉर मॉनिटरी कॉस्ट. और मैंने ये भी कहा था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पढ़ाई किस चीज की होगी, मॉनिटरी कॉस्ट की होगी. तो आइए देखते हैं कि मॉनिटरी कॉस्ट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोस टाइप्स. ठीक है, सो ऑन योर स्क्रीन आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is expressed in terms of money, so it is nothing but monetary cost only. So इस पूरे चैप्टर में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मॉनिटरी कॉस्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. ओके, so let us see. Classification is divided into basic two categories based on time period. अब टाइम पीरियड मतलब सोचो, आप या तो अभी टेम्पररी फायदा कर सकते हो या आप परमानेंट फायदा कर सकते हो. आप शॉर्ट रन में जी सकते हैं या लॉन्ग रन में जी सकते हैं. वो बोलते हैं ना कि जिंदगी में आपके सामने दो रास्ते होंगे, एक सच का रास्ता और दूसरा झूठ का रास्ता. तो सच के रास्ते पे चलोगे तो हो सकता है कि तुम्हें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में थोड़ी दिक्कतें झेलनी पड़े, लेकिन लॉन्ग रन में अंत में जीत तुम्हारी होगी. और दूसरा ये भी बोला गया था कि अगर झूठ का रास्ता आप अपनाओगे तो हो सकता है कि तुम्हें धनाधन सक्सेस मिलनी चालू हो जाए क्योंकि वो शॉर्टकट है, लेकिन अंत में आपकी हार होगी. सो यहां पर भी हमने कॉस्ट को दो हिस्सों में बांटा है. वन इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द अदर इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट. तो हमें यहां पर पढ़ना क्या है, कॉस्ट फ्रॉम टू टाइम पीरियड्स पॉइंट ऑफ व्यू. एक वो कॉस्ट जो आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होने वाला है और दूसरा वो कॉस्ट जो आपका लॉन्ग टाइम पीरियड में होने वाला है. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज टू बी स्टडीड फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स. वन इज शॉर्ट रन एंड द अदर इज लॉन्ग रन. ओके, अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ओके, पहला आएगा फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा आएगा वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा जो इन दोनों का टोटल होगा दैट इज टोटल कॉस्ट. ओके, समेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू टोटल कॉस्ट. एंड द लास्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट, मतलब एडिशनल कॉस्ट. अभी ये शब्द आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे क्योंकि हर एक शब्द पे, हर एक टाइप ऑफ कॉस्ट पे हम एक एक लेक्चर डिवोट करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ these different types of cost. तो फिलहाल आपको ये चार्ट ही दिमाग में रखना है, लेकिन अभी ये चार्ट पूरा नहीं हुआ है. फिक्स्ड कॉस्ट में एक और चीज हम पढ़ेंगे दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट में भी हम एक चीज पढ़ेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अब जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज होगा तो अपने आप टोटल कॉस्ट का भी तो एवरेज होगा, दैट इज नथिंग बट द एवरेज टोटल कॉस्ट. ओके, और मार्जिनल कॉस्ट एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कंसेप्ट है, उसमें कोई एवरेज होता नहीं है क्योंकि वो खुद ही एडिशनल डेटा रिप्रेजेंट करता है. अभी आपको ये शब्द क्या है ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने समझाया ही नहीं है. अभी हम खाली ये शब्द को दिमाग में रखेंगे. सो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. One is short run and the other is long run. Short run के कितने हिस्से, 4 हिस्से. कौन कौन से जो हमें पढ़ने हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट में वापस एवरेज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में वापस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का कोई सब पार्ट नहीं है, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट के भी
कोई सब पार्ट्स नहीं है। ओके, अब ये क्यों, कैसे, सर ये क्या हो रहा है, वो सब हम लेक्चर वाइज देखेंगे। सो आज का हमारा फोकस रहेगा कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, और शॉर्ट रन में जो पहली कैटेगरी है ना, फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, हम उतना पोर्शन ही देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे पूरा एक लेक्चर होगा, टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये हम तीसरे लेक्चर में लेंगे। ठीक है, सो फिलहाल हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस शॉर्ट रन। शॉर्ट रन मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे रेस होती है, रेस दो प्रकार की होती है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन को हम क्या बोलते हैं, मैराथन, वो चलती ही रहती है, लंबी रेस होती है। और कई लोग बोलते हैं ना कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, मतलब क्या, ये भविष्य में लॉन्ग रन में बहुत अच्छा करेगा, भले अभी वो थोड़ी गलतियां करे लेकिन आगे जाके ये बहुत ही प्रॉमिसिंग नेचर का बंदा है, तो ये अच्छा काम करेगा। सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब मैराथन नहीं, मैराथन मींस लॉन्ग रन, और शॉर्ट रन मतलब 100 मीटर रेस, 400 मीटर रिले रेस, जो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, उतना शॉर्ट पीरियड मींस व्हाट, शॉर्ट रन। ओके, सो शॉर्ट रन में देखते हैं, अ शॉर्ट टर्म इज सच अ पीरियड इन विच अ प्रोड्यूसर कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ द फर्म, है ना। आप साइज ऑफ द फर्म चेंज नहीं कर सकते, मतलब जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास हैं उतने ही रहेंगे, और उसमें ही आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, उन्हीं से ज्यादा काम निकलवाना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, हाँ वही, लैंड, लेबर, कैपिटल। सो आज आपने एक बिजनेस शुरू किया, एक छोटी सी ऑफिस ली 200 स्क्वायर फीट की, तो क्या लगता है ये 200 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट तक पहुंचने में आपको 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, कि 5 साल, 10 साल लगेंगे? हाँ, बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है, और इसीलिए आप कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिमाग में रख के अपना बिजनेस शुरू करेंगे, कुछ लोगों के साथ, कुछ मशीन्स के साथ, कुछ ऑफिस के साथ, कुछ स्पेस के साथ, कुछ टेक्नोलॉजी के साथ, और ये टेक्नोलॉजी आपकी थोड़े समय तक चलेगी। तो ये पीरियड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम फटाफट चेंजेस नहीं ला सकते, वो कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, जिसमें हम धनाधन चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि उन चेंजेस को करने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा समय चाहिए होगा। तो वो तो हम लॉन्ग रन में पढ़ेंगे, फिलहाल हमको क्या समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन। तो आपकी स्क्रीन पे जो अभी ये पिक्चर आया, क्या बोल रहा है, वी आर ऑल द सेम पीपल, मतलब यू हैव हायर्ड अस, वी आर गोइंग टू वर्क फॉर यू। और जब भी आपको प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो आप हमारे जैसे दूसरे लोगों को लेके नहीं आ सकते, क्योंकि इट इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फटाफट चेंजेस नहीं आ सकते, तो वो चेंजेस लाने के लिए आपको ज्यादा समय चाहिए होगा। सो अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, देखो लिखा है, बट कैन इंक्रीज प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितने लोग हैं उन्हीं से आप ज्यादा काम करवा सकते हैं, लेकिन एडिशनल लोगों को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो एडिशनल लोग परवड़ेंगे नहीं अभी जो साइज ऑफ फर्म है उसमें, और साइज आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। उस पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आप कोई रैपिड चेंजेस नहीं ला सकते इन द साइज ऑफ द फर्म, दैट पीरियड इटसेल्फ इज नोन एज शॉर्ट रन। सो शॉर्ट रन का मतलब ही क्या है कि उतना पीरियड जिसमें फटाफट चेंज नहीं हो पाएगा, तो जो है आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। सो जितने लोग हैं उन्हीं को ज्यादा काम दो, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, जितनी मशीन्स हैं उन्हीं को यूज करो, ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स के लिए यूज करो, और प्रोडक्शन बढ़ाओ। ठीक है, सो दो चीजें हमने देख ली, शॉर्ट रन मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें हम साइज ऑफ द फर्म को चेंज नहीं कर सकते, दूसरा हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एडिशनल फैक्टर्स लेके नहीं आ सकते, लेकिन एग्जिस्टिंग फैक्टर्स से हम ज्यादा काम करवा सकते हैं। ओके, उसके बाद certain factors of production are fixed as they cannot be changed or replaced in the short run, मतलब
आपने कोई असेट्स खरीदे, वो असेट आपने लंबे समय के लिए खरीदे, तो शॉर्ट रन में क्या उनको आप बार बार चेंज करोगे? एज फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जो फर्नीचर है जो आपने फिक्स किया था, वो पूछो अपने आप से कितने साल पहले वो फर्नीचर लिया था। कोई बोलेगा 5 साल, कोई बोलेगा 10 साल। अच्छा, कोई अगर ऐसा बोलेगा ना, सर मेरे घर में तो फर्नीचर लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है, नया फर्नीचर बना है, तो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ये फर्नीचर चलेगा कितने साल? 8 साल, 10 साल। फर्नीचर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप 3 महीने में चेंज कर दो, 6 महीने में चेंज कर दो। और अगर वो आप चेंज करते भी हैं तो फिजूल खर्ची है, जो कोई भी एंटरप्रेन्योर करना नहीं चाहेगा। सो कोई भी असेट्स हैं उनको हम रिपेयर करेंगे, उनको फिक्स करेंगे, और इसीलिए इनको क्या बोला गया कि these are assets which are with us for a long period of time। तो शॉर्ट रन में हम उन असेट्स को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, certain factors of production are fixed as they cannot be changed or replaced in the short run। क्योंकि उनको शॉर्ट रन में चेंज और रिप्लेस करने की नंबर 1 जरूरत ही नहीं है, और अगर मान लो जरूरत पड़ भी जाती है तो हम उसमें रिपेयरिंग करवाएंगे, लेकिन उन्हीं असेट से काम चलाएंगे, क्योंकि हमें वो परवड़ता ही नहीं है कि हम बार बार इतने सारे असेट्स को रिप्लेस करें, चेंज करते रहें इन द शॉर्ट रन। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन? 3 चीजें। इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप साइज ऑफ द फर्म को बढ़ा नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप एडिशनल फैक्टर्स को लेके नहीं आ सकते, क्योंकि आपको वो नहीं परवड़ेगा। और अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना ही है तो आप एग्जिस्टिंग फैक्टर्स से ज्यादा काम करवा सकते हो, लेकिन एडिशनल फैक्टर्स को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस को वो नहीं परवड़ेगा। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कि शॉर्ट रन में ही कुछ चीजें होंगी जो आपने लंबे समय के लिए ली, तो शॉर्ट रन में उन चीजों को चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, अब लॉन्ग रन मतलब लंबा समय, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस। सो ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स हम यहां डिफाइन नहीं कर सकते इन इकोनॉमिक्स कि कौन सा पीरियड मतलब शॉर्ट पीरियड और कौन सा पीरियड मतलब लॉन्ग पीरियड। इट विल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस, एंड सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग रन? एक ऐसा पीरियड जिसमें अ प्रोड्यूसर कैन चेंज ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो देखो क्या लिखा है, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज बट व्हेन? इन द लॉन्ग रन। ओके, कुछ भी परमानेंट रहने वाला नहीं है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में आपकी शक्ल भी चेंज होगी, आपका एटीट्यूड भी चेंज होगा, आपकी हाइट भी चेंज होगी, आपका वेट भी चेंज होगा, और आपका मकान भी तो चेंज हो रहा है ना। 20-25 साल आप एक घर में रहे, एक मकान में रहे, उसके बाद क्या करते हैं? या तो उसी मकान का रेनोवेशन करेंगे, सारे असेट जो तुमने रखे थे उसको रिप्लेस करेंगे, या फिर ऑल टुगेदर एक नए मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, माई फादर व्हेन ही वॉज ऑफ 35 years of age, he bought a new flat जिसमें हम रहने गए थे, तब मैं 4th स्टैंडर्ड में था। ठीक है, और जब मैं 35 years का हुआ तो मैं इस नए फ्लैट में अभी हूं जहां से अभी मैं लेक्चर ले रहा हूं। ठीक है, नो आई एम नॉट क्वारंटाइन। ओके, ऑन अ सेफर साइड आई एम स्टेइंग एट होम, क्योंकि पिछले वीक मैं लेक्चर इसीलिए डिलीवर नहीं कर पाया था बिकॉज आई हैड फीवर, कोल्ड, कफ एक्सेट्रा। ठीक है, डोंट वरी, कोरोना नहीं है, और होगा तो भी हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई हम चालू रखेंगे। ठीक है, सो ये जो पीरियड मैंने बोला कि मैं व्हेन माय फादर वाज 35 years of age, he got a new house, and when I am of 35 years of age, I have got a new house। ये लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम ही हुआ, क्योंकि जब मैं पुराने घर में था आई वॉज इन 4th स्टैंडर्ड, तो बहुत छोटा था मैं। और जब हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो या तो उस पुराने घर में ही हम रेनोवेशन करा सकते थे, या ऑल टुगेदर एक नए घर में जा सकते थे। डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस की उनकी क्या चॉइस है। अब वैसे ही बिजनेस सोचो, जैसे कि यू विल 2000 में,
ठीक है, इन द ईयर 2000 इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम अमित सर रेसिडेंस विथ ओनली 5 स्टूडेंट्स। अब ये 5 से 2000 की जर्नी ट्रैवल करने में बेटा टाइम लगता है, समझे। फिर 2004 में प्रताप नगर स्टार्ट हुआ, 2005 में ओपी रोड स्टार्ट हुआ, 2008 में सुभानपुरा स्टार्ट हुआ, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो आज यूविल की पूरे बड़ौदा में 8 ब्रांचेस है। क्या ये 8 ब्रांचेस करना शॉर्ट रन में पॉसिबल था? नो, it is possible in the long run. In the long run you can do anything. You can change the size of the firm, you can change all the factors of production, you can bring any damn change that you think in your mind and you execute. It is possible. So long run एक ऐसा समय है जिसपे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और बिजनेसमैन की औकाती क्या है, वो उन पे कंट्रोल नहीं करेंगे। इट इज गोइंग टू चेंज, क्योंकि मशीन आपने लिया वो एक कैपेसिटी तक चलेगा, बाद में आपको उस मशीन को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। आपने एक ऑफिस बनाया था, उस ऑफिस को भी पूरा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस में फर्नीचर था, फर्नीचर में पता है ना बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग में उधई आती है टर्माइट्स, और वो टर्माइट्स उस पूरे फर्नीचर को अंदर से खोखला कर देते हैं। ये सब टर्माइट्स के लिए भी शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है कि टर्माइट हाथ डाल दिया कल पूरा खत्म, हैंग 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 करके उसने पूरे फर्नीचर को खा लिया 2 दिन में, पॉसिबल ही नहीं है। सो लॉन्ग रन में ये जितने भी असेट्स आपने लाए हैं उन्हें भी चेंज करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए फिर इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हम यहाँ पर नए लोग लेके आ सकते हैं, नई मशीन्स लेके आ सकते हैं, साइज ऑफ फर्म को चेंज कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा पीरियड है, लॉन्ग रन पीरियड है। ओके, आपने कई बार अंदर अंदर फ्रेंड्स को भी चैलेंज किया होगा कि तू करोड़पति बन के दिखा, तो क्या वो आप ऐसा बोलते हो कि हाँ मैं 2 साल में करोड़पति बन जाऊंगा? क्या आप ऐसा बोलोगे कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ शुरू होगी उसके बाद मैं करोड़पति बनूंगा? तो जरूर हाँ, आप दूसरा स्टेटमेंट बोलोगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और लोगों को सुनने में भी थोड़ा उतरता है कि 2 साल में करोड़पति कहाँ से बनेगा, केबीसी खेलेगा, उतना नॉलेज तो तेरे पास है नहीं कि तुम केबीसी में सिलेक्ट भी हो जाओ, और सिलेक्ट भी हो गए तो उसके बाद आप एक लेवल पे पहुंचो, ऐसा आपको फ्रेंड्स की उम्मीद आपसे बिल्कुल नहीं है और आपको उनसे भी नहीं है। ठीक है, सो व्हेन वी से कि जो भी बड़ी चीज हमें करनी है, बड़ा चेंज लाना है, तो वो सब कब पॉसिबल है बेटा? लॉन्ग रन में पॉसिबल है। ओके, उसके बाद देखते हैं इन दिस पीरियड ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो क्या फिक्स्ड क्या वेरिएबल, सारे के सारे क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। वेरिएबल मतलब इट विल चेंज व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज, इट इज डेफिनेटली कंसिडर्ड एज वेरिएबल। सो वेरिएबल का क्या मतलब होता है? इट वेरीज, वेरीज मतलब इट चेंजेस। एंड लॉन्ग पीरियड में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। इसकी एक फील लेने के लिए हम एक सीन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। थिंग्स परमानेंट, ना तुम ना मैं ना प्लान ना टाइम। देखा, वक्त बदल रहा है। क्या डायलॉग मारा? नथिंग इज परमानेंट, ना तुम ना मैं ना टाइम ना प्लान, एंड अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टाइम वी ऑल हैव टू चेंज। और अगर हम चेंज नहीं हुए तो हम खत्म हो जाएंगे। बोलते हैं ना कि जो पेड़ तूफान के आगे न झुके वो पेड़ कट जाते हैं। सो लॉन्ग रन में कोई किसी का नहीं है, वक्त कभी भी पलटी मार सकता है और एक गरीब इंसान को अमीर बना सकता है, अमीर को गरीब बना सकता है। तो क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकता? ठीक है, तो कॉस्ट को जब हम लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो सारे कॉस्ट आपको चेंज करने पड़ेंगे, मतलब वो क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। ठीक है, अभी शायद आपको जो मैंने समझाया वो 60% 70% ही समझ में आया होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिक्स, वेरिएबल, मार्जिनल, टोटल, इन सब का कंसेप्ट अभी हमको मालूम नहीं है। सो यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। बट जब तक मैं आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन नहीं समझाता, आपको ये एहसास ही नहीं होता
कि कॉस्ट ऐसे दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसा पीरियड जिसमें हम चेंज नहीं ला सकते और दूसरा वो पीरियड जिसमें हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी फिक्स्ड है, वेरिएबल है, मार्जिनल है, टोटल है, वो सब किसका हिस्सा है? शॉर्ट रन का हिस्सा है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि शॉर्ट रन क्या, लॉन्ग रन क्या। एक बार ये सारे सब टॉपिक्स भी हम पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट रन लॉन्ग रन एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो अब शॉर्ट रन के ही जो सब पार्ट्स हैं उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला है अपना फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट? द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज with the change in units of production is known as fixed cost. Okay, in short, in other words, there is no relation of such cost with the units produced. Okay, अब दो प्रकार के कॉस्ट होंगे। एक वो कॉस्ट जो पहले से नक्कीज है कि हमें करने हैं, चाहे हम प्रोडक्शन करें कि ना करें, ये कॉस्ट तो इनकर होगा, तो वो कौन सा कॉस्ट होगा? फिक्स्ड कॉस्ट होगा। ओके, और दूसरा वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। वो हमारा टॉपिक आज का नहीं है। सो आज हम कुछ ऐसे खर्चे देखेंगे जिसका प्रोडक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़े, कम हो, ज्यादा हो, ना हो, ये कॉस्ट तो उतना ही इनकर होगा। ठीक है, सो ऑन योर स्क्रीन, प्रोडक्शन राइजेस, कॉस्ट इज 5000. Production falls, the cost is 5000, and production is 0, तब भी कॉस्ट कितना होगा? 5000 होगा। सो ऐसे खर्चे जिनका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, उन्हें हम कौन सा कॉस्ट बुलाएंगे? फिक्स्ड कॉस्ट बुलाएंगे। इसको आपके लेवल पे समझने के लिए एक सीन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। भाई साहब, टाइम क्या हो रहा है? 5:30। टाइम क्या हो रहा है? एक बार बोला ना 5:30, क्या घड़ी घड़ी टाइम पूछता है? अब करता क्या है? टाइम पूछा है, घड़ियाल थोड़ी मांगा है। चल पेपर पढ़। तो इसका अपने कंसेप्ट के साथ क्या रिलेशन है? बात को समझो। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन एक जगह थे, वहां से आगे गए, पीछे आए, टाइम पूछा तो उसने क्या बोला? एक बार बोला ना 5:30, क्या घड़ी घड़ी टाइम पूछता है? वैसे ही जब आप अपने बिजनेस में यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाओगे और पूछोगे फिक्स कॉस्ट कितना, तो जवाब क्या आएगा? 5000। फिर आप यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन को कम करोगे और फिर पूछोगे अब फिक्स कॉस्ट कितना, तो जवाब क्या आएगा? 5000। फिर आप बोलोगे मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगा तो फिक्स कॉस्ट कितना, तो जवाब क्या आएगा? 5000। एक बार बोला ना, क्या घड़ी घड़ी फिक्स कॉस्ट पूछता है? समझे? सो फिक्स कॉस्ट एक ऐसी चीज है जिसका यूनिट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है ना? अब ये कॉस्ट कौन से होते हैं, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन कब से चल रहा होगा, सर ऐसा तो कोई कॉस्ट होता है ना, तभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑन योर स्क्रीन। पहला आएगा रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। अब एक बात बताओ, आपने आपका जो फैक्ट्री है वो एक ऐसे बिल्डिंग में सेटअप किया है जो भाड़े पे है, तो जिसकी वो फैक्ट्री है, जो उसका ओनर है, जिसने आपको भाड़े पे ये फैक्ट्री चलाने को दी है, क्या वो रेंट उस बेसिस पे चार्ज करेगा कि आप कितने यूनिट्स बनाओ? कि रेंट इज चार्ज्ड ऑन द स्क्वायर फीट ऑफ लैंड दैट इज गिवन, स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस दैट इज गिवन। द आंसर इज रेंट इज फॉर लैंड। जितनी जमीन, जितना एरिया फैक्ट्री का वो आपको देगा, वो रेंट उस पे चार्ज होगा। अब उस मकान मालिक को, उस ओनर को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता उस बात से कि आप यूनिट्स 1 लाख बनाओ, 2 लाख बनाओ, करोड़ों बनाओ। आपको जो करना है करो ना भाई,
मैंने तो अपना जमीन दिया है तुमको, अपना फैक्ट्री दिया है यूज करने के लिए, जगह दी है यूज करने के लिए, मुझे खाली उसका भाड़ा चाहिए. तो दैट रेंट अमाउंट इज गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड. इट हैज नो रिलेशन विद द अमाउंट ऑफ यूनिट्स दैट यू आर प्रोड्यूसिंग. ओके, वो भाड़ा फिक्स रहेगा. 5,000 रुपया प्रति महीना, 50,000 रुपया प्रति महीना, 5 लाख रुपया प्रति महीना, डिपेंड्स कि आपने कितना जमीन अपने ऑफिस के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए रेंट पे लिया हुआ है. दैट रेंट अमाउंट इज नॉट गोइंग टू चेंज विद द चेंज इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. अब मान लो हमारा क्लास है, वो रेंट पे है सपोज, तो क्या वहां का जो लैंडलॉर्ड है वो हमसे ऐसा बोलेगा कि सर इस बार तो आपके स्टूडेंट्स जबरदस्त बढ़ गए हैं तो मेरा भाड़ा बढ़ा दो ना. तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे स्टूडेंट्स बढ़े या कम हो उससे तेरे को क्या, तूने मेरे को क्या यूज करने को दिया है, अपना ऑफिस, अपना क्लास, अपना एरिया, और उस एरिया का एक रेंट मैंने फिक्स किया है ना, तो मैं वही पे करूंगा. ठीक है, फिर इसका रिवर्स भी तो नहीं होगा ना. कभी मेरे स्टूडेंट सपोज कम हो गए, ठीक है, तो मैं उसको जाके ऐसा बोलूंगा कि अब तो यार धंधा ही नहीं है मेरा, मेरे स्टूडेंट्स कम हो गए तो भाड़ा कम करो ना. तो वो क्या बोलेगा, सर मैंने आपको क्या दिया था, जमीन, एरिया, और रेंट उसका चार्ज होता है, आपके बिजनेस से मुझे कोई लेना देना नहीं है. सो ये हो गया फिक्स कॉस्ट. ओके, इट हैज नो रिलेशन विथ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. सेकेंड, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ. ओके, कुछ स्टाफ आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होगा जो परमानेंट होगा, जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा. तो सोचो उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए. इफ दे प्रोड्यूस मोर यू गिव देम मोर सैलरी. द आंसर इज नो, क्योंकि ये स्टाफ कौन सा है, परमानेंट है. और किस पे है, सैलरी पे है. सैलरी हर महीने क्या होती है, फिक्स होती है. फिर चाहे मेरा प्रोडक्शन हो ना हो, मुझे तो ये स्टाफ को फुल पेमेंट करना ही पड़ेगा. आज का साल, ये साल ही एक एबनॉर्मल ईयर है. कोरोना के कारण हमारी बैचेस क्लास पे नहीं चल रही है, हमारा बिजनेस भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. तो इन सब चीजों से हमारा जो टर्नओवर है वो थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है. क्या मैं अपने सुपरवाइजर्स को, अपने अकाउंटेंट को ऐसा बोलूंगा कि अब बिजनेस नहीं है, थोड़ा कम है, तो तू अपनी सैलरी भी कम कर. क्योंकि जब बिजनेस 2 गुना बढ़ा था, 4 गुना बढ़ा था, तब भी इनकी सैलरी 2 गुना 4 गुना नहीं बढ़ी थी. तो मैं किस मुंह से अब बोलूं कि मुझे लॉस हो रहा है, तो भाई तू भी वो लॉस बेयर कर. क्योंकि जब मुझे प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट का हिस्सा मैंने इनको थोड़ी दिया था, क्योंकि दे आर गिविंग मी व्हाट, देयर सर्विसेज, देयर लेबर, और उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उसकी सैलरी में भी कोई चेंज नहीं आएगा. सो दिस इज सैलरी ऑफ विच स्टाफ, परमानेंट स्टाफ. हाँ, टेम्पररी स्टाफ है कि जो मैंने तब भी हायर किया था जब मेरा बिजनेस बढ़ा था, तो वो वेरिएबल में चला जाएगा. ये कौन सा स्टाफ है, परमानेंट, जो हमारे साथ इतने सालों से हैं. उनको रिटेन करने के लिए मुझे इतने बुरे समय में भी सैलरी जो देनी पड़े, तो वो मेरा कौन सा कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, और वो मुझे बेयर करना पड़ेगा, करना चाहिए. ओके, क्योंकि उनका रिलेशन मेरे प्रोडक्शन से, मेरे बिजनेस के प्रॉफिट से बिल्कुल नहीं है. दे आर पेड फिक्स्ड सैलरी एवरी मंथ. ओके, चलिए फिर एक और एग्जांपल लेते हैं. हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, जो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है. अब गवर्नमेंट को हम जाके ऐसा बोले कि हमारा जो प्रॉपर्टी है ना, उसमें हम अपने क्लासेस कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम करो, जो म्यूनिसिपल टैक्सेस आप हमसे हर साल चार्ज करते हैं, वो ये साल चार्ज मत करो. और चलो ये तो फिर भी पैंडेमिक का साल है, तो थोड़ा बहुत पॉसिबल है कि गवर्नमेंट सबको ही वेवर दे दे, लेकिन अभी तक दिया नहीं है. अब शायद एक नॉर्मल ईयर है और उसमें मेरे बिजनेस में लॉस होता है, तो मैं गवर्नमेंट को जाके ऐसा बोलूंगा कि अब मुझे लॉस हो गया तो मुझसे म्यूनिसिपल टैक्स नहीं लेने का. गवर्नमेंट बोलेगा बेवकूफ है क्या, तेरा लॉस हुआ उसमें मैं क्या करूं, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू क्यों छोड़े. तो ये भी तुम्हारा कौन सा कॉस्ट होगा, फिक्स्ड कॉस्ट होगा, जो तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो, ज्यादा प्रोड्यूस करो या कम प्रोड्यूस करो. ठीक है, सो हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, these are also fixed expenses
which are to be incurred irrespective of whatever you produce. Okay? उसके बाद लाइसेंस फीस, आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसकी फीस आपको हर साल भरनी पड़ेगी. तो बिजनेस अच्छा हो या बुरा, लाइसेंस फीस का उससे कोई भी कनेक्शन है. ये एक फिक्स्ड अमाउंट है, 500 रुपया, 5,000 रुपया प्रति साल का. सो लाइसेंस फीस आर पेड पर एनम एंड इट हैज नो रिलेशन with what you are producing, what you are not producing, whether you are producing more or you are producing less. ये तो गवर्नमेंट का चार्ज है, फिक्स आपको देना ही पड़ेगा. ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम. आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, क्या उस इंश्योरेंस कंपनी को उस बात से कोई भी फर्क पड़ना है कि आप इस प्रॉपर्टी में 5,000 यूनिट बनाओगे, 10,000 यूनिट बनाओगे या 20,000 यूनिट बनाओगे? नहीं, उसको किससे मतलब है? प्रॉपर्टी के एरिया से, प्रॉपर्टी की वैल्यू से. तो ये भी एक ऐसा कॉस्ट है जिसका यूनिट्स के साथ कोई संबंध नहीं है. ठीक है, देन कम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो इंटरेस्ट ऑन व्हाट? कैपिटल. कैपिटल मतलब एनीथिंग दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय द ओनर, और उसका एक परसेंटेज फिक्स होगा. तो जो भी कैपिटल आप इंट्रोड्यूस करोगे उसका एक परसेंटेज आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हर उस व्यक्ति को जिसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है. क्या इस इंटरेस्ट के अमाउंट का आपके यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ कोई भी रिलेशन है? द आंसर इज नो. सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी विच कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, उसके बाद देखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. मतलब आपने मशीन खरीदा, कोई असेट्स खरीदे, तो वो असेट की जो वैल्यू होगी ना, उस पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिपेंडेंट. सो डेप्रिसिएशन अगेन हैज नो रिलेशन विद द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. एज फॉर एग्जांपल, एक मशीन हम लेके आए जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपया है और उसका डेप्रिसिएशन आप हर साल गिनोगे 10%. सो 10% ऑफ 1 करोड़ इज हाउ मच? 10 लाख. 10 लाख का डेप्रिसिएशन आप हर साल आपकी बुक्स में खर्चा गिनेंगे. चाहे फिर वो मशीन से आपने 5,000 यूनिट बनाए, 15,000 यूनिट बनाए कि 25,000 यूनिट बनाए, डेप्रिसिएशन अमाउंट इज नॉट गोइंग टू चेंज. दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. हाउ मच? 10 लाख रुपीज पर एनम. क्योंकि 1 करोड़ का आपने कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन अज्यूम किया? 10%. सो 1 करोड़ इंटू 10% इज 10 lakhs. So all these costs are which cost? Fixed cost, which have no relation with the change in units of production. Units बढ़े, units कम हो, units ना हो, fixed cost is going to remain the same. ये खर्चा तो होगा ही, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. ठीक है, चलिए अब देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल थ्रू न्यूमेरिकल टर्म्स. तो टेबल है और जहां टेबल है वहां उसका एक ग्राफ भी है. ओके, तो यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड फिक्स कॉस्ट. ओके, यूनिट्स मान लो कुछ नहीं बनाया, 0 यूनिट्स, देन उसके सामने फिक्स कॉस्ट कितना है? 200 हमने अज्यूम किया है. ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है. ओके, फिर आया आउटपुट बढ़ के 10 यूनिट्स हो गया, तो बताओ फिक्स कॉस्ट कितना होगा? 0 के सामने 200, तो 10 के सामने कितना? अबे 200 ही होगा, क्योंकि कौन सा कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट है. इट रिमेन्स द सेम. फिर 20 यूनिट्स होगा तो फिक्स कॉस्ट कितना होगा? चलो बताओ. हाँ, 200 ही होगा. 30 के सामने भी 200, 40 के सामने भी 200, 50 के सामने भी 200. क्यों 200? क्योंकि यूनिट्स बढ़ने से या कम होने से फिक्स्ड कॉस्ट पे रत्ती भर फर्क पड़ता नहीं है. वो जितना था उतना है और उतना रहेगा शॉर्ट रन में. ओके, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं. ओके, शॉर्ट रन का पहला टाइप कौन सा था? फिक्स्ड कॉस्ट. हम उसको देख रहे हैं. ठीक है, अब अगर इसी टेबल को हमें ग्राफ में प्रेजेंट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? सो ऑन योर स्क्रीन 2 एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस. x एक्सिस पे क्या दिखाओगे? आउटपुट इन यूनिट्स. और y एक्सिस पे क्या दिखाओगे? फिक्स्ड कॉस्ट इन रुपीस. उसके बाद आउटपुट देखो कितना है? 0, 10, 20, 30, 40, 50. तो उसको प्लॉट कर लेंगे 10, 20, 30, 40, 50. इक्वल डिस्टेंस पे आप लोग प्लॉट करना, स्केल में मेजरमेंट लेके. ओके, उसके बाद
फिक्स कॉस्ट इज ऑन वाई एक्सिस, लेकिन वो तो एक ही वैल्यू है, दैट इज हाउ मच 200। अब ये शेड्यूल को हम ग्राफ में प्लॉट करना शुरू करेंगे, तो यूनिट्स जब जीरो थे तब फिक्स कॉस्ट कितना था 200, तो जीरो के सामने कितना आ गया 200, तो सीधा वाई एक्सिस पे ही आ जाएगा। ओके, उसके बाद 10 के सामने कितना है 200, तो ये पर्पल कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, सो आपको एक पर्पल डॉट मिलेगा। ओके, 10 यूनिट्स एंड 200 इज द फिक्स कॉस्ट। सेम थिंग विल बी डन फॉर 20 के सामने भी कितना 200, सो येलो लाइन का कॉम्बिनेशन मिला, ये कॉम्बिनेशन एक जगह पे इंटरसेक्ट होगा तो आपको येलो पॉइंट मिलेगा। फिर 30 के सामने भी 200, तो रेड कॉम्बो मिलेगा। 40 के सामने 200, आपको ग्रीन कॉम्बो मिलेगा। 50 के सामने भी 200, आपको ये ब्लैक कॉम्बो मिलेगा। ठीक है, सो अलग अलग आपने पॉइंट्स को प्लॉट किया, सो आपको ये 6 पॉइंट देखने को मिले। ओके, कौन कौन से, ब्लू, पर्पल, येलो, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक। इन सभी पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एंड इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो ये कौन सा कॉस्ट कर्व मिल गया आपको, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व मिल गया। ओके, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का यूनिट्स के साथ कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो तुरंत व्हाट्सएप कर दो, अभी इस वीडियो को पॉज करके डाउट पूछ लो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। ओके, अब जब फिक्स कॉस्ट है तो उसके अंदर कौन सा कंसेप्ट पढ़ना था हमें, एवरेज फिक्स कॉस्ट पढ़ना था। अब एक क्वेश्चन, एवरेज का क्या मतलब होता है, वी नो स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा है एवरेज, मीन, सिग्मा xi अपॉन n, सिग्मा fi xi अपॉन n। क्या था ये, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। ठीक है, लेट अस सी दैट एवरेज फिक्स कॉस्ट रिप्रेजेंट्स व्हाट, द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की जगह क्या आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स आएगा। ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला देख लो, AFC is equal to fixed cost divided by units produced. So it has negative relationship with units produced. Negative relationship मतलब उल्टा फुल्टा रिलेशनशिप। ऐश्वर्या राय रिप्रेजेंट्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, वो हंस रही है, तो उसके सामने सलमान खान रिप्रेजेंट्स एवरेज फिक्स कॉस्ट, वो बेचारा रो रहा है। सो यूनिट्स बढ़ेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट नीचे जाएगा, यूनिट्स कम होंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट ऊपर आएगा। दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, 36 का आंकड़ा है, उल्टा फुल्टा रिलेशन है। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेंगे हम, नंबर ऑफ यूनिट्स राइजेस, AFC फॉल्स, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स फॉल्स, AFC राइजेस। सर ये तो आपने बताया कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, हम इस बात पे भरोसा कैसे करें, मत करो, मैंने कब बोला भरोसा करो। तो अब हम इस बात को साइंटिफिकली प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, है ना। मुझ पे न भरोसा करके आप ही को एक शेड्यूल और एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। इससे बेटर क्या होता, आप भरोसा करके इस बात को मान लेते, लेकिन वो हमारे खून में ही नहीं है। हम हर चीज को फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट ना करें, ये मैंने ही आपको बोला था कि हर चीज में क्वेश्चनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये जो कीड़ा है ना आपके अंदर, इसको जागरूक रखो, और ये कीड़ा है इसीलिए तो हर चीज का एक सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स ने पहले से ही ढूंढ के रखा है। ठीक है, लेट अस सी नाउ, लेट अस प्रूव दिस दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट्स एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑन योर स्क्रीन। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसका एक टेबल आएगा, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब ध्यान से देखना कि एवरेज फिक्स कॉस्ट आपको मिलता कैसे था, यूनिट्स को हमने A नाम दे दिया, फिक्स कॉस्ट को हमने B नाम दे दिया। अब याद करो फॉर्मूला क्या था, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, सेकंड लाइन में फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सो फिक्स कॉस्ट इज B divided by units produced is A, so B upon A
will give you C, that is average fixed cost. Okay, so हमें ये जानना है कि एक यूनिट के पीछे मेरा कितना फिक्स कॉस्ट इनकर हुआ, तो वो जवाब आपको कौन सा कंसेप्ट देगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कंसेप्ट देगा. व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन? ओके, सो यूनिट 0 थे, फिक्स कॉस्ट 200 था, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इनफाइनाइट, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, मत भूलना. फिर 10 के सामने सेम है 200, सो 200 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू 20. देन 20 के सामने भी 200 ही रहेगा फिक्स कॉस्ट, सो 200 डिवाइड बाय 20 इज 10. फिर 30 के सामने भी 200 ही रहेगा, क्योंकि फिक्स्ड है, मत भूलना, वो चेंज नहीं होगा. इसीलिए AFC कितना आएगा? 200 डिवाइड बाय 30, दैट इज 6.67. अभी तक आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि AFC इज गोइंग डाउन एज एंड व्हेन यूनिट्स आर राइजिंग, है ना? हमें वही तो प्रूव करना था. फिर 40 यूनिट्स के सामने भी फिक्स कॉस्ट कितना? 200, तो AFC कितना आएगा? 200 डिवाइड बाय 40, दैट इज 5. फिर 50 के सामने भी 200, तो AFC कितना आएगा? 4. ओके, अब इसी चीज को जब हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ओके, एक्स एक्सिस पे क्या दिखाएंगे? आउटपुट इन यूनिट्स. वाई एक्सिस पे क्या दिखाएंगे? एवरेज फिक्स कॉस्ट इन रुपीस. सो अब शेड्यूल में हमें दो चीजों पे ध्यान देना है, एक यूनिट्स और दूसरा AFC. ओके, सो यूनिट्स 0, 10, 20, 30, 40, 50 आ गए एक्स एक्सिस पे, और AFC आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 20. नहीं, मैक्सिमम वैल्यू तो सर इनफाइनाइट है. अब इनफाइनाइट को हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करें, है ना? सो मैक्सिमम फाइनाइट वैल्यू कितनी है? 20. सो 20 को अगर हम लेंगे तो हम 3 या 2 का भी स्केल ले सकते हैं. हमने यहाँ पे 3 का स्केल रखा है. सो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. ओके, इसके ऊपर वो जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AFC टू बी प्लॉटेड इज 20. ओके, अब इसको जब हम एक एक करके प्लॉट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है. जब यूनिट 0 है तो AFC इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट की हम कहीं पे भी प्लॉटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ग्राफ के बाहर ही चला जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विथ यूनिट्स ऑफ आउटपुट 10. उसके सामने AFC कितना था? 20. सो 10 के सामने 20, 10 यूनिट्स के सामने AFC कितना? 20. तो ये पर्पल वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो ये पर्पल पॉइंट मिल जाएगा. फिर तीसरे लेवल पे देखो, 20 के सामने 10 है, सो 20 एंड 10 यहां पे कहीं पे आएगा, सो येलो पॉइंट होगा. उसके बाद 30 के सामने 6.67, तो ये रेड कॉम्बो मिलेगा और ये रेड पॉइंट मिलेगा. फिर 40 के सामने 5, तो ये ग्रीन कॉम्बो आपको मिलेगा, उसका एक ग्रीन पॉइंट आएगा. और फिर 50 के सामने 4, तो ये ब्लैक कॉम्बो आपको मिलेगा, जिसके सामने ये ब्लैक पॉइंट आएगा. सो ये जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हमने प्लॉट किया, तो आपको ये 5 पॉइंट मिले. इन पांचों पॉइंट को जब हम जोड़ेंगे तो एक कर्व बनेगा. इस कर्व को हम क्या बुलाएंगे? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बुलाएंगे. और ये कर्व को देख के आपको क्या लगता है, क्या है ये कर्व? कौन सा स्लोप? डिमांड जैसा है ना, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, डाउनवर्ड फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सो ये हो गया आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट. कहा था मैंने, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स एंड AFC, और नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसीलिए स्लोप भी क्या आया? नेगेटिव. एंड नेगेटिव स्लोप क्यों आया? क्योंकि बेटा रिलेशन ही दोनों के बीच में नेगेटिव था ना. यूनिट्स राइज, AFC फॉल्स, यूनिट्स फॉल्स, AFC राइजेस. जस्ट लाइक प्राइस राइज, डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स, डिमांड राइज. सेम कंसेप्ट सेम है नेगेटिव रिलेशनशिप का. ओके, बाकी जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक अलग है. वहां प्राइस और डिमांड था, यहाँ पे यूनिट्स और एवरेज फिक्स कॉस्ट है. ओके, अंडरस्टूड? कोई डाउट हो तो तुरंत मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करो. आई विल रिवर्ट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. ओके, तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके, बाय.